रिपॉजिटरी मैंने कल आपको बताया था कि फिलहाल इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी विंडोज पे काम कर रहे हैं तो समझ लें कि ये एक फोल्डर है आपका, और अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो समझ लें ये आपकी डायरेक्टरी है। तो फिलहाल इस चीज को आप इस तरह से समझें। अब रिमोट का मतलब जब भी आपके पास आए ना, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। रिमोट का मतलब जब भी आपके पास आए तो समझ लें वो चीज जो आपके पास अवेलेबल नहीं है और कहीं दूर है। तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप ये समझ लें कि वो किसी नेटवर्क पे पड़ी हुई है, और नेटवर्क आप ये समझ लें कि आपका भी इस वक्त इंटरनेट भी हो सकता है। इंटरनेट भी एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो रिमोट रिपोजिटरी मतलब वो रिपोजिटरी आपकी जो इंटरनेट पर या किसी और नेटवर्क पर रखी हो। अब हो सकता है आप किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पर उनका एक अपना नेटवर्क होगा जहां पर उन्होंने अपनी पूरी एक रिपोजिटरी सिस्टम बनाया हुआ होगा। हो सकता है आप उस नेटवर्क पर हो, या अगर आप जनरली काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप इंटरनेट पर हो। तो दैट इज ऑल देयर इज टू इट अबाउट रिमोट रिपोजिटरी। असल में जो गोल होता है रिमोट रिपोजिटरी का वही होता है कि आप जो लोग हैं, जो टीम के लोग हैं, वो आपस में मिलकर काम कर सकें, ताकि एक टीम कोलैबोरेशन हो सके और प्रॉपर प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो सके। अब इस चीज के ऊपर आप इस चीज से फायदा जो उठा सकते हैं वो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप कोई एक रिमोट रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म उठा सकते हैं, जैसे गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया। उसके ऊपर आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स करते जा रहे हैं उसको एक खूबसूरत अंदाज के अंदर वहां पर जमा करते जाए, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो जमा होता जाए। अब जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में जाकर आपने डेवलपमेंट ही चूज करनी है। हो सकता है कोई मशीन लर्निंग में चला जाए, हो सकता है कोई क्लाउड में चला जाए। इवन अगर आप नेटवर्किंग सिक्योरिटी वगैरह में भी जा रहे हैं तो वहां पर कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह आपको लिखनी पड़ती हैं, लाइक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखनी पड़ती हैं। तो उसकी प्रॉपर वर्जन कंट्रोलिंग आप एक जगह पर संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और फायदा ये भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर कभी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक आपके पास फायदा ये है कि आपका सब कुछ रिमोट जगह पर एक रखा हुआ है, जो आप कभी भी कहीं पर भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फ्री एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिमोट रिपोजिटरीज यूज होती हैं कि लोग मिलकर क्या कहते हैं आपस में कोलैबोरेट करें और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करें। सो रिमोट प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से? गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, अज़ूर डेवऑप्स का है, और डिफरेंट तरह के हैं। तो हम जो अपने कोर्स में फोकस करेंगे वो मेनली फोकस करेंगे गिटहब के ऊपर। सो बेसिक्स जो भी चीजें हैं, तो जैसा कल मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ने का मकसद ये है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और डिपेंडिंग अपॉन आप फ्यूचर में कोई भी चॉइस लेते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं इससे आगे, तो ये चीज आपकी लाजमन है, सब जगह काम आएगी। तो यही इसी वजह से हम फर्स्ट वीक प्रॉपर्ली गिट और गिटहब के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये चीजें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए, ताकि जब भी आप आगे काम कर रहे हैं तो ये सारी की सारी टूल्स अपने काम के अंदर इंटीग्रेट आसानी से कर सकें। जब आप गिटहब के ऊपर प्रॉपर साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक होम पेज आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एक चीज आ रही है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है, ये एक रीडमी फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है एमडी। तो इस तरह से आप इसको, जो एमडी है ये खुद डिनोट करता है मार्क डाउन को। सही है। मार्क डाउन एक स्पेशल तरह का सिंटैक्स है जिसके अंदर आप जो है अपने चीजों को लिख सकते हैं। जैसा कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप इस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये आपको इस पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर एडिट न्यू फाइल आ रही है। अब देख रहे हैं यहाँ पर सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है आपका। जब भी आप यहाँ पर इस तरह की सेंटेंस में लिखते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हैश लिखेंगे और उसके बाद स्पेस देके कुछ भी लिखेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हैश, तो ये पूरी चीज हेडिंग के उसमें आ जाएगी। इसका पूरा प्रॉपर एक सेंटेंस होता है। अगर 2 दफा हैश लिखेंगे तो ये सब हेडिंग हो जाएगी। अगर 3 दफा हैश लिखेंगे तो ये उससे भी छोटी उसकी हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग लेवल नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर अपनी रीडमी की फाइल यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, या आप जितना भी अच्छे तरीके से इसको डिजाइन करना चाहें। तो मार्कडाउन की सिंटैक्स की चीज शीट है ये। जैसे कि यहाँ पे बताया, अगर आपको हेडिंग देनी है तो आप हैश को यूज करेंगे। टेक्स्ट बोल्ड करना है तो 2 दफा स्टैटिक शुरू और क्या और आखिर में आएगा। इटैलिक में सिंगल दफा आएगा। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे तो ये वो चीजें जो आपको आपके हाथ पे सेट हो जाएंगी, और आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये ऑलरेडी मुझे याद है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली जो है मार्कडाउन के अंदर अपने नोट्स बना रहा होता हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें ऑलमोस्ट याद हो गई हैं। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको याद करनी है, ये जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बस आप ये समझ लें कि आपके हाथ पे ऑलरेडी ये चीज सेट हो जाए। तो अब लेट्स से कि आपने यहाँ पर एडिट न्यू फाइल किया, यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम वगैरह लिख दिया, आपने लिख दिया आप करंटली ये सीख रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहें आपने लिख दिया। जब आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा कि आपकी जो मार्कडाउन की फाइल है वो रेंडर किस तरह हो रही है। सही है। तो आप ये समझ लें कि ये आपकी एमडी फाइल है, और एमडी फाइल रेंडर होने के बाद इस तरह का रिजल्ट दे रही है जो दूसरों को आपके पेज पर आने के बाद दिखेगा। सही है। यहाँ पर आप मार्कडाउन के सेंटेक्स में लिखेंगे और यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट शो होगा। सेंटेक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, सोर्स मैंने यहाँ से उठाया है सी शीट का। तो बेसिक अभी आपको जो सेंटेक्स थोड़ा बहुत हाथ पे सेट करना है, वो सिंपली आपको हेडिंग देना सीखनी है। हेडिंग किस तरह से देते हैं, सही है। और कोई ये जो कोड आप दे रहे हैं, कोड के लिए आपको ये बैप्टिस्ट के जो सिंबल है इसको चूज करना है। ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से होती है, या बोल्ड किस तरह से करते हैं। बेसिक आप ये वाली 4-5 कमांड्स देख लें, नोट्स बनाना प्रैक्टिस करें। जब इस पे हाथ आपका सेट हो जाए फिर उसके बाद आप लिंक और इमेजेस देना सीख लें। तो ये बेसिक कमांड्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट फिलहाल आपको हाथ सेट करने के लिए, काम करने के लिए इन कमांड्स को जहन में रखना जरूरी है। अच्छा, अब आप जब भी कोई काम करेंगे तो इस पेज के सबसे आखिर में आपके पास आएगा कमिट न्यू फाइल ना। जो भी आप चेंजेस करें, जैसे कि कल हमने बताया था, जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया में जाती है, फिर उसके बाद कमिट करते हैं। अब आप यहाँ पर जब डायरेक्टली गिटहब के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कमिट कर सकते हैं, राइट। आपने क्या करा, यहाँ पर आपने हेडिंग दी कमिट की,
और यहाँ पर उसकी बॉडी में जो भी लिखना है लिखा और कमिट न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी चेंजेस सेव हो जाएंगी, राइट। जब वो सेव हो जाएंगी तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास इस तरह का आपका रेडमी का एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने अपना यूजर नेम दिया था और स्लैश के बाद जो भी नाम आता है ना आपका, वो रेपोजिटरी का नाम होता है। ये आपका हो गया यूजर नेम जो भी आप देंगे, और ये आपका हो गया रेपोजिटरी नेम। अगर आपकी रेपोजिटरी का नेम और यूजर नेम सेम है तो ये आपका डिफॉल्ट प्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा, जैसे कि मैं भी आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये वाली जो रेपोजिटरी है जो आपकी बाय डिफॉल्ट पे शमीलुद्दीन के नाम से बनी थी, शमीलुद्दीन यूजर नेम भी है गिटहब प्रोफाइल का, जैसे आप देख सकते हैं ये गिटहब प्रोफाइल नेम है और शमीलुद्दीन यहाँ पर आपका रेपोजिटरी का नेम है, सही है। जब रेपोजिटरी का नेम और प्रोफाइल नेम सेम होता है और उसके अंदर जो रेडमी फाइल होती है वो यहाँ पर आपके डिस्प्ले के ऊपर आ जाती है। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फाइल होती है। गिटहब के ऊपर आपकी यूजर नेम के नाम से जो भी रेपोजिटरी बनी होगी उसके ऊपर जो भी डिस्प्ले रिजल्ट आ रहा होगा वो आपका डिफॉल्ट प्रोफाइल पर आ रहा होगा। अब मैं आपको इसका रिजल्ट डायरेक्टली दिखा देता हूँ। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये मेरी डिफरेंट प्रोफाइल है, तो इस प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट रेपोजिटरीज हैं, राइट। अब जैसे अगर आप यहाँ रेपोजिटरीज पे जाएंगे तो ये सारी पब्लिकली अवेलेबल रेपोजिटरीज हैं यहाँ पे, राइट, जो भी मैंने अपनी रेपोजिटरीज गिटहब के ऊपर बनाई है। तो इस रेपोजिटरीज में से अब यहाँ पर देखें ये मेरा यूजर नेम क्या बता रहा है, शमील123। यूजर नेम मेरा बता रहा है शमील123, राइट। अब मैं रेपोजिटरी पे क्लिक करके डिफॉल्ट रेपोजिटरी को सर्च करता हूँ अपने, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने यहाँ रेपोजिटरी खोली तो देख रहे हैं यहाँ पर शमीलुद्दीन मेरे यूजर नेम है और ये मेरी रेपोजिटरी का नेम है, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएटेड है जिसका नाम है readme.md फाइल। अब इस फाइल के अंदर मैं जो भी एडिटिंग करूंगा वो बाय डिफॉल्ट मेरे प्रोफाइल पे शो होगी, जो सब लोग आकर यहाँ पर देख सकते हैं, सही है। यहाँ से मैं कहीं लॉग इन नहीं हूँ, आप देख सकते हैं ये एक पब्लिक व्यू है यहाँ पर, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्ले आ रहा है, ये आप जिसको जितना खूबसूरत बनाना चाहें बना सकते हैं। ये मैंने एक बाय डिफॉल्ट नेट से कॉपी किया था, अगर आप चाहें तो नेट से कॉपी कर सकते हैं। बाकी जितना खूबसूरत बनाना चाहे, क्योंकि ये आपका एक तरीके से पोर्टफोलियो है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो जितना बेहतर, जितना अच्छा, जितना काम आप यहाँ पर दिखा सकें वो आप दिखा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं करंटली जावास्क्रिप्ट और मन के ऊपर काम कर रहा हूँ, साथ साथ में एज़्योर और ऑफिस 365 पे भी काम करता हूँ, और कभी कभी सिक्योरिटी पे इस पे काम करता हूँ। अगर किसी ने मुझे रीच करना हो तो यहाँ रीच कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितना अच्छा इसको बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ पर जब अगर बहुत अच्छे अच्छे गिटहब लोगों को देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रोफाइल को डिजाइन किया हुआ होता है। और सारा डिजाइन करने का तरीका ये है कि रेपोजिटरी आप बनाएंगे सिंपल अपनी यूजर नेम के मुताबिक जो सेम बनेगी, फिर यहाँ पर आकर आप इसको सिंपली एडिट करेंगे। मैंने रेडमी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से आप इसको, खैर अभी तो मैं यहाँ से लॉगिन नहीं हूँ तो यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते, तो जब आप खुद अपने अकाउंट से लॉगिन होंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो लेट मी शो दैट यू एज वेल। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे नंबर बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है मेरी प्राइवेट रिपोजिटरीज में जो डायरेक्ट शो हो रही हैं, और जब मैं पब्लिक व्यू से देख रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पर पब्लिक रिपोजिटरीज शो हो रही हैं। तो बेसिकली गिटहब पे दो मेन तरह की रिपोजिटरीज होती हैं, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। पब्लिक वो होती है जो सब देख सकते हैं, प्राइवेट वो होती है जो सिर्फ आप देख सकते हैं। तो मेरी अभी पब्लिक 37 है जो सब देख सकते हैं, और ओवरऑल मेरी रिपोजिटरीज 64 है। अब अगर आप यहाँ पर देखें शमील123 पर आकर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये यूजर नेम, डिफॉल्ट रिपोजिटरी नेम, और यहाँ पर आने के बाद रेडमी फाइल है। अब यहाँ पर आप इसको एडिट करेंगे तो ये देख रहे हैं किस तरह से अजीब तरीके से आपको अभी कोड नजर आ रहा होगा, कुछ खास समझ भी नहीं आ रहा होगा। बट जब आप इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी मार्क डाउन फाइल का जो कोड है वो सारा यहाँ पर प्रीव्यू में आकर आपको प्रॉपर तरीके से रेंडर होकर दिख जाएगा, राइट। अब देख रहे हैं ये सही से यहाँ पर स्पेसिंग नहीं आई हुई, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक और स्पेस दे दूंगा और यहाँ प्रीव्यू करके देखूंगा, तो देख रहे हैं हम दोनों के दरमियान में स्पेस आ गया। अब यहाँ पर मैं कमेंट में आया, मैंने कमेंट में लिखा, और यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, अब इसको डायरेक्टली कमेंट चेंजेस कर देंगे, सही है। अब ये चेंजेस आपकी कमेंट हो गई। अब यहाँ पर आप हिस्ट्री में जाएं तो अपनी कमेंट की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि कब कौन कौन सी कमेंट्स आपने परफॉर्म की हैं। अब जैसे मैंने कल आपको बताया था पूरी एक हिस्ट्री बनती भी चली जाती है इसकी ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर हिस्ट्री भी मिल जाएगी। अब जो हमने चेंजेस की थी देख रहे हैं, अब यहाँ पर डिफॉल्ट में आ गई। अगर अब मैं इस लिंक को एक डिफरेंट ब्राउजर में खोलूँ, जैसे कि मैं यहाँ खोलता हूँ, तो यकीनन मुझे यहाँ पर चेंजेस दिख जाएंगी। अब देखें ये पब्लिक व्यू है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक प्रोफाइल व्यू। आपने कुछ भी नहीं करना, साइन अप जाना है। साइन अप में जाने के बाद ये जो आपको स्टेप्स यहाँ पर बताए थे, सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपने अपनी रेडमी फाइल को एडिट करना है, और एडिट करने के बाद ये आपका सिंटेक्स है, ये वाला आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स को यूज करते हुए आप जितना खूबसूरत इसको बनाना चाहें बना सकते हैं बेसिक लेवल के ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर इसका सिंटेक्स बता दूं। जब आप यहाँ रिपोजिटरी में जाएंगे, अब लेट सपोज अंडरस्टैंडिंग गिट एंड गिटहब है, या अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, ये डिफरेंट तरह की मेरी रिपोजिटरीज हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इस शमीलुद्दीन स्लैश के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम चेंज हो गया। ये वो नाम है जो रिपोजिटरी आप क्रिएट करते हैं, ये उस नाम से आपके पास रिपोजिटरी का नाम आ जाता है, और ये पूरा उसका लिंक बनता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ये लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली ये रिपोजिटरी खुलेगी, तो ये अच्छा। ये readme.md फाइल जो है ना, ये एक स्पेशल तरह की फाइल होती है, सही है। ये फाइल जब कोर फोल्डर के अंदर, कोर फोल्डर बोलूं या कोर रिपोजिटरी बोलूं, बिल्कुल बाहर रखी हुई होती है, तो इसके जो भी कंटेंट्स है ना वो इस फोल्डर के अंदर दिख रहे होते हैं।
अब देख रहे हैं, अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से दिखाऊं। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ readme.md फाइल को। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने प्रॉपर इसी तरीके से आज ही ये पूरा प्रॉपर आर्टिकल लिखा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर मैंने किस तरह से यूज किया है। अंडरस्टैंडिंग गिटहब गिटहब मेरी हेडिंग थी, तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपल एक हैश से रिप्रेजेंट किया। अब जब आप इसकी प्रीव्यू में आएंगे तो आप ये देख रहे हैं, ये आपको एक हेडिंग के फॉर्मेट में दिख रहा है। अब आपको मैं एक और चीज दिखाऊं। अब लेट्स से मैं इसको 3 दफा ये प्रेस करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये हेडिंग छोटी हो गई। मतलब हेडिंग के टोटल 6 लेवल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू HTML, तो यहाँ पर भी आप तकरीबन 6 दफा कर सकते होंगे। अब अगर मैं इसको एक सिंगल हैश करूंगा तो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी हेडिंग आपके पास यहाँ पर बन गई है। तो ये इस तरह से इसकी सिंटैक्स होते हैं। ये सिंटैक्स होता है, ये हेडिंग का सिंटैक्स है। अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो आप एक्सक्लेमेशन मार देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ये वो टेक्स्ट होता है जो अल्टरनेट टेक्स्ट कहलाता है, और उसके बाद आप इमेज का लिंक देंगे। ये रिमोट लिंक भी हो सकता है किसी वेबसाइट के थ्रू, या कोई भी आप लिंक दे सकते हैं। अब देख रहे हैं ये मैंने क्या दिया है, ./images image1.png डॉट। ये वैसे एक सिंटैक्स होता है डिफॉल्ट में डायरेक्टरी के अंदर जाने का। इसका मतलब ये है कि आप इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर गए हैं और इसके अंदर इमेज रखी हुई है जिसका नाम है image1.png। तो यहाँ पर अगर आप इमेज के अंदर जाएं और यहाँ देखें image1.png, तो ये इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। अब सपोज करें कि image1.png यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, किसी सूरत में डिलीट हो जाती, तो यहाँ पर आपको एक ब्रोकन इमेज दिख रही होती है और आपको ये टैक्स दिख रहा होता है। इसी वजह से इसे कहा जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट। किसी भी सूरत में अगर ये इमेज डिलीट हो जाती है तो आपको ये वाला टैक्स दिख रहा होता है। इस वजह से आपको ये टैक्स थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक सिंटैक्स है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बेसिकली हेडिंग्स जानना आनी चाहिए, सिंपल कोड वगैरह लिखना आना चाहिए, थोड़ी बहुत इमेजेस को लिंक करवाना आना चाहिए, एंड दैट्स इट। अब देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये वाला जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड करने का तरीका क्या है कि 2 दफा स्टैरिक देना है आपको शुरू में और आखिर में। अब अगर आपको मैं ये वाली चीज दिखाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट वाली, तो ये देख रहे हैं ये अब आपके पास बोल्ड में रेंडर होकर आ रहा है। रेंडर का मतलब ये होता है कि कोड जो है आपका एक बेहतर तरीके से आपको एक रिजल्ट में आकर शो कर रहा है, रेंडर हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर आप रीडमी फाइल बनाएं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें आज के बाद से, तो लाजमी है कि आप गिटहब पे जाकर उसकी रेपोजिटरी बनाएं और उसकी readme.md फाइल के अंदर थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दें कि आप क्या प्रोजेक्ट काम करने वाले हैं और आपको क्या काम करना है, ताकि जब भी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल में आए तो उसमें आपको पता चले कि आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। अब प्रीव्यू में आकर आप जितनी भी सारी चेंजेस यहाँ पर चेंजेस चेक कर सकते हैं। अब ये जो कल हमने डिस्कस किया था, जो कल कुछ हमने पढ़ा था, उस सब के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। चाहिए, ये नोट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी इमेजेस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपका नेक्स्ट टास्क जो इस क्लास के बाद होगा वो यही होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो मैं दिखा दूंगा, वो आपको प्रॉपर मार्कडाउन फाइल के अंदर अपनी रेपोजिटरीज के अंदर शो करवाना होगा और उसका लिंक डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर करना होगा। सही है, तो आप जो भी चेंजेस करें यहाँ पर आकर आप उसको बाद में इजीली कमिट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक था मार्कडाउन फाइल्स के हवाले से। जो readme.md फाइल अभी बेसिक अभी हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो मार्कडाउन फाइल है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है जो आपकी बनती है आपके नाम से। जिस जो जो फाइल आप यहाँ लिखेंगे उसका आपको डिस्प्ले यहाँ पर शो होगा। ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पे ये आपकी पब्लिक प्रोफाइल है। अब आप लेट्स से आप न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी रेपोजिटरी का नाम दें। अब देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली आपका यूजर नेम आ रहा है स्लैश आपकी रेपोजिटरी का नाम आ रहा है। यहाँ आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। बेहतर ये है कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दें। अब आपकी चॉइस है, पब्लिक वो है जो सब देख सकते हैं, प्राइवेट वो है जो सब नहीं देख सकते। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी ये रेपोजिटरी पब्लिक हो। एड रीडमी फाइल का रीडमी फाइल का मतलब है कि डिफॉल्ट पे वो आपकी रीडमी फाइल को ऐड कर देगा। गिट इग्नोर अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से चाहें तो ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। गिट इग्नोर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज के आपके फोल्डर के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते कि रिमोट रेपोजिटरी के ऊपर जाकर पब्लिश हो, और आप बार बार उसको स्टेजिंग एरिया से हटाना भी नहीं चाहते। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जब भी आप फाइल ऐड करते हैं पहले स्टेजिंग एरिया के अंदर, उसके बाद जाकर वो फाइल आपकी कमिट होती है। तो अब आप क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी कुछ फाइल्स हैं जो कभी भी ऐड ना हो। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट फाइल्स हैं, आपके पासवर्ड्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट कीज हैं, एपीआई कीज हैं, आप कभी भी नहीं चाहते कि वो फाइल्स आपकी अपलोड हो। या कभी नोड पे आप काम कर रहे हो तो नोड के बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स
होते हैं जो कभी आप अपलोड करना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप होती है गेट इग्नोर की फाइल, जो आप क्रिएट कर देते हैं ताकि उस फाइल के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ हो वो रिमोट रेपोजिटरी के अंदर कभी भी अपलोड नहीं होता। बहरहाल इसकी अभी हमें नीड नहीं है, तो हमने क्या किया, रेपोजिटरी डायरेक्टली क्रिएट कर दी। अब जब आपने क्रिएट की तो आपके पास देख रहे हैं इस तरह के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको ये शो कर देगा। अब मैं आपको अगर पावर पॉइंट में दिखाता हूँ, एक मिनट, बट पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली कुछ चीजों को ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 ये है, राइट। अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में वो ये बोल रहा है कि आप सिंपली आप रेडमी एमडी फाइल क्रिएट करें, गेट को इनिशियलाइज करवाएं, उसके अंदर फाइल ऐड करें और उसको कमिट कर दें। इसको हम सिंपली कॉपी करते हैं। कल की कमांड्स हैं, मैं दोबारा आपको कमांड रिपीट कर देता हूँ। ये एक लिनक्स की कमांड है, इको। इको के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो एज इट इज इको हो जाता है। लिनक्स में इसका मतलब होता है अपेंड, और इसका मतलब है कि ये फाइल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। अब आप देखें, इस कमांड को आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइल की टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ रही है, मार्कडाउन फाइल, एमडी फाइल, और जो भी चीज आपने यहाँ पर लिखी थी ये चीज यहाँ पर आपके पास आकर स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो readme.md फाइल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। बेसिक लिनक्स की CLI बेस्ड कमांड्स हैं, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो नोटपैड से या VS कोड से इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। गेट इनिट का कल हमने पढ़ा था। गेट इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रेपोजिटरी। अब देख रहे हैं जब मैंने इसको यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर एक एम्प्टी रेपोजिटरी जनरेट हो गई। अब हमें शो इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर हिडन फाइल्स डिसेबल्ड होंगी। तो सी यहाँ पर ये वाला फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। जो भी हम फाइल कमिट्स वगैरह करते हैं वो यहाँ पर आकर आपके पास स्टोर हो जाती है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर गेट स्टेटस करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि अनट्रैक्ड फाइल है अभी ये वाली ना। अब हमें इस फाइल को ऐड करना है, जैसे कल हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, गेट ऐड readme.md, ये वाली फाइल आपकी हो गई ऐड। नेक्स्ट कमांड क्या थी हमारी, कमिट वाली, सही है। ये आपके पास कमिट शो हो गया। अब आपको कमिट देखना है तो आप गिटलॉग की कमांड से उसको देख सकते हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच होती है वो आपकी मेन होती है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर डिफॉल्ट में आपकी मास्टर ब्रांच बनी होगी। सही है। अब आपकी जो ब्रांच है वो ब्रांच कौन सी बन गई, मेन ब्रांच यहाँ पर आपकी बन गई है। मैंने आपको बताया था मास्टर और मेन के अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, इसको समझ लें एक ही तरह की ब्रांच है। ब्रांचेस का यूज केस इसलिए होता है कि आप लेट्स से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। प्रोजेक्ट आपका मेन ब्रांच में चल रहा है। अब लेट्स से आपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने लॉगिन की फंक्शनैलिटी क्रिएट कर दी, ठीक है। अब पीछे से आपको टास्क मिलता है कि यार अब आपने फॉरगेट की फंक्शनैलिटी भी क्रिएट करनी है, कोई बंदा पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट वगैरह कर सके, मतलब वो एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी। अब आप चाह रहे हैं कि आप नई फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो आप एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो आपने पिछला सारा काम किया हुआ है वो सारा टेस्टेड काम है। अब आप कोई और काम करेंगे तो हो सकता है उससे पीछे की चेंजेस खराब हो जाए, ठीक है। तो आपने एक नई ब्रांच क्रिएट की और उसमें सारा काम करना शुरू कर दिया, तो वो उस पॉइंट ऑफ लोकेशन से आपका सारा काम नई ब्रांच में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रांचेस का एक मकसद ये भी होता है। इसके अलावा डिफरेंट पर्पस के लिए भी ब्रांचेस यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट डेवलपर्स को डिफरेंट ब्रांचेस दे रहे हैं ताकि वो डिफरेंट ब्रांचेस में ठीक काम है। कर सकें, और फिर जब आप उनका कोड रिव्यू कर लें तो उन सब का काम आप अपनी मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर लें। इस वजह से डिफरेंट ब्रांचेस आ सकती हैं। इसके अलावा इसका यूज केस ये भी हो सकता है कि लेट्स से आप एक डिफरेंट ब्रांच पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, ठीक है। पीछे 10 फंक्शनैलिटीज और बनी हुई थी, पीछे किसी फंक्शनैलिटी के अंदर बग आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप पीछे दोबारा मेन के ऊपर जाएंगे, वहां से एक और ब्रांच क्रिएट करेंगे। अब आप उस बग को फिक्स करेंगे एक डिफरेंट ब्रांच के अंदर। जब बग फिक्स हो जाएगा उसको मर्ज करेंगे, फिर दोबारा अपनी नई फंक्शनैलिटी की ब्रांच के ऊपर आ जाएंगे। तो मेनली ब्रांचेज इस तरीके से हर एक अलग अलग काम करने के लिए यूज होती हैं, और बार बार हम उसको अपनी मेन ब्रांच के अंदर पुश करते जाते हैं। तो मेनली ब्रांचेस का अगर जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाए तो वो इस तरह से यूज केस में आता है। जो अगली चीज डिस्कस करने वाले हैं, गेट रिमोट एड ओरिजिन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर एक चीजें चेक कर लेते हैं गेट रिमोट करके। तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, एक लफ्ज होता है वर्बोस, ये कुछ टाइम पहले मैंने सीखा था। जब भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कभी भी किसी कमांड की, तो आप वर्बोस के थ्रू ले सकते हैं। अगर मुझे कभी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं -v लगाऊंगा, जिसका मतलब होता है वर्बोस। अब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी रिमोट सेट नहीं है। रिमोट का मतलब ये है कि ये वाली जो रेपोजिटरी मैंने अभी बनाई है, अभी ये सब कुछ लोकल बना हुआ है, ये रेपोजिटरी कहीं रिमोट पर सेट नहीं है। कैसे, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसकी मिसाल दे देता हूँ। अब सपोज करें कि ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस सपोज करें ये आपकी फोल्डर है जिसके अंदर आपने गेट इनिशियलाइज करवा दिया है। गेट इनिशियलाइज आपने यहाँ पर करवा दिया है। ये आपका फोल्डर का नाम है लर्निंग रेपो, ये आपका फोल्डर का नाम। अब ये आपका कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर का तार लगा हुआ है, समझ लें डायरेक्टली नेट के साथ,
और कहीं ना कहीं पर आपका जो है गिटहब का सर्वर रखा हुआ है, या कोई भी सर्वर गिटहब का सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पर पुश करना है, कोड यहाँ पर पुश करना है, तो इसके लिए आपको गिट रिमोट ऐड करना पड़ता है और उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है कि भाई मुझे जो डेटा पुश वगैरह करना है वो एक्चुअल में मैं कहाँ पर अपलोड करूंगा। तो ये बेसिक रीजन होता है आपका गिट रिमोट देने का। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने बोला कि भाई गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये ओरिजिन क्या है, नाम है एक तरीके से, आसानी से वो नाम है जिसको आप पुकार सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट कन्वेंशनली हम ओरिजिन नाम ही देते हैं इसका। और यहाँ पर उस रेपोजिटरी का लिंक है। ये रेपोजिटरी कहाँ पर है, github.com। समझ लें ये एक सर्वर रखा हुआ है, उस सर्वर के अंदर ये एक डायरेक्टरी बनी हुई है, मतलब एक रेपोजिटरी, मेरा जो यूजर नेम है वो बना हुआ है और ये रेपोजिटरी का नाम है। अब ये पूरा एक इंटरनेट के ऊपर एक लिंक मौजूद है। अब मैं अपनी करंट जो मेरी लोकल रेपोजिटरी है, ये वाली जो लोकल रेपोजिटरी है, इसको मैं रिमोटली गिटहब के सर्वर के ऊपर इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर पॉइंट करने वाला हूँ, सही है। इस रेपोजिटरी के ऊपर पॉइंट करने वाला हूँ, सही है, जिसको मैं प्यार से बुलाऊंगा ओरिजिन। जैसे अगर मैं इंसान हूँ, जब ये कोई शमील आवाज पुकारेगा तो मैं ही सुनूंगा यकीनन, अगर मैं रूम में अकेले ही मौजूद हूँ या कोई और शमील नहीं है, जब कोई शमील बोलेगा तो मैं खुद सुनूंगा। इसी तरीके से जब मैं इस रेपोजिटरी के अंदर मौजूद हूँ, जब मैं ओरिजिन पुकारूंगा तो ये वाला लिंक सुनेगा, सही है। आई होप दिस मेड सेंस। अब मैं यहाँ पर आकर ऐड कर देता हूँ, सही है, ये मैंने कमांड ऐड कर दी। अब आप यहाँ पर आकर देखेंगे गेट रिमोट ऐड करेंगे, सिर्फ मैंने क्या लिखा, गेट रिमोट। अब उसने क्या बोला कि यार एक ओरिजिन नाम का बंदा मेरे पास मौजूद हो गया है। ओरिजिन बोलता किसको है, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर आपको वो देखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर गेट रिमोट वी। मैंने आपको जैसा कि बताया, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते थे, कन्वेंशनली हमने इसको ओरिजिन नाम दिया। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि ओरिजिन असल में किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखा वर्बोस, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली, इस लिंक की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि गेट पुश -u ओरिजिन मेन। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिन के अंदर जो मेन ब्रांच के अंदर रखा हुआ है वो आप पुश कर दें। पुश का मतलब ये होता है अपलोड करना। अब जब आप अपने पास फर्स्ट टाइम ये लिखेंगे तो आपके पास एक लॉगिन की विंडो ओपन होगी, क्योंकि आपने अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं करवाया होगा। तो आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाएंगे, आप सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट आप हो जाएंगे तो ये सक्सेसफुली आपके पास पुश हो जाएगा। मैं आपको वो विंडो दिखा देता हूँ। बस इस तरह की विंडो ओपन होगी। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा साइन इन विद योर ब्राउजर और अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे, साइन इन करेंगे, तो फिर उसके बाद आपके पास सक्सेसफुली ये चीज पुश हो जाएगी। अब ये पुश हो गया है। अब आप सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखा अब आपने जो भी यहाँ लिखा था वो आपके पास यहाँ पर आकर पुश सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमारे पास कुछ कंफ्यूजन होती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो बेसिक कमांड्स हैं जो बिल्कुल बिगनर लेवल पे आपको आनी चाहिए, जब भी आप गेट क्लोन की कमांड एंटर करेंगे तो आपके पास जो भी प्रोजेक्ट होगा ना वो पूरा का पूरा डाउनलोड होकर आ जाएगा। आपकी जो भी लोकल जो भी कॉपी होगी वो लोकली आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी, सही है। और डिफॉल्ट पे जो उसका रिमोट सेट होगा वो ओरिजिन सेट हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी कैसे। अब ये मेरा डिफॉल्ट यूजर नेम है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रेपोजिटरी में अगर देखें तो यहाँ पर 3 रेपोजिटरीज बनी हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे ये डाउनलोड करनी है। अब मैं यहाँ पर आया, मैं कोड पे क्लिक किया और मैंने ये अपनी URL है कॉपी कर ली। अब मैंने डेस्कटॉप के ऊपर गिट बैश ओपन किया, गेट क्लोन की कमांड मैंने यहाँ पर एंटर कर दी, सही है। अब क्या बोल रहे हैं, क्लोनिंग इनटू टेस्ट रेपो, इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, कंप्रेसिंग ऑब्जेक्ट्स, और ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं आपके पास। अब अगर मैं आपको यहाँ डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो देख रहे हैं मेरे पास टेस्ट रेपो का फोल्डर जनरेट होकर आ गया है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट आप डेस्कटॉप के अंदर हैं, अगर आपको उस रेपो के अंदर मूव करना है तो cd की कमांड आप यूज कर सकते हैं। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और एंटर कर सकते हैं। ये हो गया क्लोन। जब आप क्लोन करते हैं डायरेक्टली तो आपके पास जब आप यहाँ पर गेट रिमोट करेंगे तो डिफॉल्ट पे आपके पास ये ओरिजिन सेट होता है। इसी वजह से ये कन्वेंशनल चीज है, जब भी आप क्लोन करते हैं तो ये ओरिजिन आपके पास सेट होता है। जब आप इसकी यूआरएल खुद चेक करेंगे, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि इसकी यूआरएल डिफॉल्ट पे सेट है, यहाँ से आपने इसको क्लोन किया है। क्लोन का मतलब है कि पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड आपके पास हो जाएगा। अब देख रहे हैं इस अब एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं होपफुली, राइट। अब लेट्स से कि कोई और बंदा इसके ऊपर काम कर रहा था, सही है। अब उसने किसी और ने कहीं पर जाकर उसको क्लोन किया और कोई भी चेंजेस करी और इसको कमेंट कर दें। अब सपोज करें कि अब आप इसको डायरेक्टली पुश करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई आप भी डायरेक्टली यहाँ पे काम कर रहे थे, आपने रीड फाइल खोली। जब भी आप कभी भी आप कोई भी चेंजेस पुश करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि किसी और ने तो उसके अंदर पुश नहीं किया। अब दो तरह से आप चीजों को चेंजेस को चेक कर सकते हैं। एक होता है गेट फैच के जरिए से, जिससे आप सिर्फ मेटा डेटा चेक होगा। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यार जो भी रेपोजिटरी है, रिमोट रेपोजिटरी है, वहां पर चेंजेस आई हैं। ये मेटा डेटा कॉपी करता है सिर्फ आपका, और ये एक ही दफा कॉपी हो गया होगा कि ना। अगर अब आप पुल करेंगे, पुल करने के ऊपर जो भी चेंजेस होंगी वो आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएंगी। तो बेसिकली गेट क्लोन क्या करेगा, डाउनलोड होल प्रोजेक्ट। फैच क्या करेगा, आपके डाउनलोड मेटा डेटा आपको बताएगा कि यार कोई चेंजेस हैं और कहां पर चेंजेस हैं। और जो पुल है वो क्या करेगा, आपका फैच की कमांड मोस्टली लोग यूज करते भी नहीं है और ये आपको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बट लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो मैंने यहाँ पर फैच इंक्लूड कर दिया। मोस्टली आप डायरेक्टली चाहें तो पुल कर सकते हैं।
अब देख रहे हैं जब आप यहाँ पर पुल करेंगे तो आप हमने जो रिमोट के अंदर चेंजेस की थी तो वो यहाँ पर आपके पास आ गई हैं। अब आप चाह रहे हैं कि यार आपने कोई और चेंजेस करनी है, आपने यहाँ पर ये चेंजेस लिख दी, वी आर पुशिंग न्यू डेटा, आपने फाइल के अंदर चेंजेस की, ठीक है। अब चेंजेस करने के बाद आपको पता है सिंपल स्टेप है, आप स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि यार ये वाली जो फाइल है ये स्टेज नहीं हुई हुई अभी कमिट करने के लिए और ये मॉडिफाइड है, तो आपने इसको सिंपली ऐड कर दिया। मैंने गेट ऐड डॉट करके या गेट ऐड रीडमी डॉट एमडी करके भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और मैंने कोई भी एक जनरल इसका नाम दे देता हूँ। वैसे इसका डिस्क्रिप्टर नाम देना चाहिए क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे मैंने नाम दे दिया। अब मैंने इसको पुश कर दिया, ये अब यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेसफुली ये पुश हो गया होगा। अब अगर आप यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हैं ये डेटा आपके पास यहाँ पर शो होने लगा है। तो ये 3-4 मेन कमांड्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, गेट क्लोन, गेट पुल, गेट पुश।